हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जो है वह एक्सपीरियंस कर रहा है कि मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी आपका अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवल विद द नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी एक ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ट्रैवल करता रहे किसके साथ, नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ले लेती हूँ ये एक कार है। आपकी कार जो है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है वो लग नहीं रहा है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी एक कार के लिए कि वो ट्रैवल करती रहे उसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, अगर हाँ है तो आपको कंडीशंस बतानी है, अगर नो है तो आपको रीजंस देना है। अगर आपने अनबैलेंस फोर्स ना पढ़ा हो तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार अनबैलेंस फोर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अनबैलेंस फोर्स आखिर क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स होता है अगर रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो से बड़ा आता है तो आप उसको बोलते हो अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है एक कार के लिए कि वो उसी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती रहे जिस वेलोसिटी के साथ वो चल रही है। तो ये किस चीज़ से पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। किससे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पॉसिबल हो सकता है ये। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना पढ़ा हो तो आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देती हूँ। तो मैं आंसर लिख चुकी हूँ, पढ़ते हैं आंसर। येस इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से पॉसिबल होगा। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को वो कंटिन्यू करता है कोई भी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन until and unless an external unbalanced forces act on them। वो अपनी पोजीशन को, अपने स्टेट को वो कंटिन्यू रखता है। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होती है तब तक। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इसके अंदर दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, दैट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर आपको दोनों पता है तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब भी हम कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से, जब भी उसके अंदर डस्ट होती है तो डस्ट बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कारपेट को बीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं? एक्सप्लेन, हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब मैं ये बोलती हूँ कि ये आपका कारपेट है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने इस कारपेट को बीट किया तो क्या हुआ? तो ये कारपेट जो था जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स थे वो बाहर आ गए। ठीक है, बाहर आ गए। पहले जो हमारा कारपेट था वो किस पर था? रेस्ट पर था, और हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो भी किस पे थे? रेस्ट पे थे। जब हमने कारपेट को बीट किया तो कारपेट क्या हो गया? मोशन में हो गया। ठीक है, कारपेट किस में हो गया? मोशन में हो गया। और डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो रेस्ट पर थे और वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके उसे पढ़ लो। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, वो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से क्या होंगे? वो रेस्ट पर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो कारपेट से वो डस्ट पार्टिकल्स अलग हो गए, क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहना चाहते थे, क्योंकि ओपोजिट हो गया, ये मोशन में हो गया और ये रेस्ट पर हो गया, दोनों के ओपोजिट चीज़ें हो गई, ओपोजिट स्टेट हो गई हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ गए और वो नीचे क्या हो गए? वो नीचे गिर गए। ठीक है, वो फिर से वापस से रेस्ट पे आ गए गिर कर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। आंसर पढ़ते हैं, मैंने लिख दिया है।
द कारपेट एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। स्टार्टिंग में जो डस्ट है और जो कारपेट है वो आपका क्या है, रेस्ट में है। व्हेन द कारपेट इज बीटन, जब कारपेट को आप बीट करोगे एंड इट्स कम इन मोशन, वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, डस्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना पसंद करेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहना पसंद करते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्या है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें से बाहर आ जाते हैं, या आप बोल सकते हो फॉल्स बिहाइंड, कि वो आगे गिर गए। ठीक है, कारपेट के आगे गिर गए, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हमको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। सेकंड, थर्ड वाला देखते हैं हम। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? ऐसा एडवाइस क्यों करते हैं कि बस के ऊपर जो हम लगेज वगैरह रखते हैं, अपना अपना लगेज रखते हैं, तो उसको रोप से क्यों बांधना चाहिए, ये चीज़ क्यों बोली जाती है, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो मैं ये लिखती हूँ कि ये है बस। ठीक है, ये मैंने आपकी बनाई है बस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपने क्या रखा, लगेज रखा है। ठीक है, आपने इसको रोप से नहीं बांधा है। ठीक है, अगर ये जो बस है ये कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये जो लगेज जो है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा, तो बस मूव कर रही थी, मोशन में थी, और लगेज भी मोशन में था, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, की लगेज जो है वो मोशन में ही रह गया, उसे मोशन में ही रहना पसंद है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो आगे की तरफ गिर गया। फॉल ऑफ द बस, कि वो आगे गिर गया, फॉरवर्ड गिर गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर हम इसका ऑपोजिट ले, कि जो बस है वो हमारी किस पे थी, रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी। ठीक है, अब अचानक से जो बस है ये चल पड़ी, अचानक से ये मूव करने लग गई। फिर क्या होता है, अचानक से जब वो मूव करने लग गई तो लगेज रेस्ट पे थे, बस रेस्ट पे थी, जैसे ही वो चले तो लगेज जो है वो फॉल बैकवर्ड गिर गया। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी, अगर आप बस वगैरह में ट्रैवल किया होगा तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब बस जो है वो रेस्ट पर थी, लगेज भी हमारा रेस्ट पर था, जैसे ही बस चलने लग गई तो लगेज भी आपका किस पे गिर गया, बैकवर्ड में गिर गया। और अगर बस मूव कर रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई हुआ है, तो लगेज जो है वो फॉरवर्ड गिर गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, वो हम देख लेते हैं। आंसर लिख दिया है मैंने। When a moving bus ब्रेक सडनली, जब भी एक मूविंग बस जो है ब्रेक अप्लाई होता है, तो लगेज जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फॉरवर्ड गिर जाता है, मूविंग फॉरवर्ड आगे गिर जाता है। ठीक है, क्यों गिर जाता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, एंड इज लाइकली टू फॉल ऑफ द बस, इसलिए वो बस पे से गिर जाता है लगेज। ठीक है, ऑल्सो व्हेन अ स्टेशनरी बस, स्टेशनरी का मतलब क्या है, जब बस जो है वो रेस्ट पर थी। ठीक है, जब बस जो है वो रेस्ट पर थी, सडनली एकदम से क्या हुई, बस स्टार्ट हो गई, तो लगेज जो है वो सेम स्टेट में आ गया, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, कि वो रेस्ट पर ही रहना चाहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका लगेज था वो कहाँ गिर गया, वो बैकवर्ड गिर गया। ठीक है, बस के पीछे गिर गया, ये बस का आगे साइड, ये पीछे साइड, तो पीछे ये गिर गया, बैकवर्ड गिर गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको लगेज को किससे बांधना चाहिए, रोप से बांधना चाहिए। जब भी आप बस पर लगेज रखो तो हमेशा उसको रोप पर इसीलिए बांधा जाता है, जिससे फॉरवर्ड या फिर वो बैकवर्ड ना गिरे, जब भी बस रेस्ट में आए या फिर मोशन में आए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A batsman hit a cricket ball which then roll on the level ground. एक बैटमैन ने एक क्रिकेट बॉल को हिट किया जो कि ग्राउंड लेवल पे रोल करती हुई जा रही है। देखो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये एक आपका ग्राउंड है, ये बॉल है, ये रोल करती हुई जा रही है। ठीक है, बैटमैन ने हिट किया उसे। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते ही वो बॉल क्या हो गई, वो रेस्ट पर आ गई, बॉल यहाँ पर आकर रुक गई। ठीक है, द बॉल स्लो टू स्टॉप, बॉल एकदम से स्लो होकर वो रुक क्यों गई, हमें ये चीज़ इसमें बतानी है। यहाँ पर आके वो बॉल रुक क्यों गई, हमें ये चीज़ इसके अंदर बतानी है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, लाइक एन MCQ। द बैटमैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ,
एक बैटमैन ने उस बॉल को इतनी ज़ोर से नहीं मारा। अब देखो ये ऑप्शन आपका गलत क्यों है? ये ऑप्शन गलत इसीलिए है जब बैटमैन ने इस बॉल को हिट किया, चाहे वो कितनी भी तेज़ी से मार ले, वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके वो रुकेगी ही बॉल, चाहे वो कितनी भी तेज़ मार ले। लेकिन हमें इसमें बोला गया कि बॉल आखिर रुकी क्यों, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? ये आपका ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, सेकंड पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉल। अब इसमें बोला गया है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉल पर तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसके इक्वल होगी। हमें ये चीज़ तो इसमें बोला ही नहीं गया, हमें तो ये चीज़ बतानी है कि बॉल आके स्टॉप क्यों हुई, हमें उसकी वेलोसिटी से तो कुछ बोला ही नहीं गया है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अब इसमें बोला गया है कि बॉल पर जो है एक अपोजिंग मोशन लग रहा है, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। देखो अगर ये मेरा पेन है, ये समझो ये बॉल है, इसको आपने यहाँ पे मारते हैं, यहाँ पे मैंने इस बॉल को हिट किया तो ये क्या हुई? पीछे बैकवर्ड आई। ठीक है, ये बॉल रुककर थोड़ी सी पीछे हुई। ठीक है, तो इस ये वाला जो फोर्स होगा हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? बॉल जो है वो रुक गई। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर वो रुक गई। तो दैट मीन्स हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। मैं लिख देती हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग इट्स मोशन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल जो है वो रुक गई। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। हम डी भी देख लेते हैं। देयर इज़ अ नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू द रेस्ट। आप इसमें बोला गया है कि कोई अनबैलेंस फोर्स तो लग ही नहीं रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन इसमें तो बोला गया है बैटमैन ने उसको हिट किया, तो ये ऑप्शन आपका गलत है ही। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल जो है वो रुक गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 1 to 4 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे जो इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5 से लेकर, ठीक है, वो है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे, वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा मुझे सपोर्ट सब्सक्राइब कर और मुझे इससे मोटिवेशन भी फील होगा, और मैं ऐसे ही आपके साथ अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।